अब याद आई मेरी। अच्छा सुन ना। नहीं, अरे सुन ले। अच्छा आपसे एक सवाल है रोमियो, ऑडियंस को हंसाने में ज्यादा मेहनत कौन करता है, आप करते हैं या फिर राज जी करते हैं? इसका हाथ ए, स्मार्ट ऑडियंस समझ गई होगी। हाँ चुप रहे। तो हम दोनों में से ज्यादा मेहनत कौन करता है बता अभी। पकड़ दो। हाँ बोलना यार। मैं, ये लड़की खूबसूरत है, हाँ क्यूट है, हाँ ऑसम है, हाँ। इसीलिए तो इसका नाम मौसम है। शो करके जब लौटता था तो रात को 1 से 3-4 बजे के बीच में ट्रेन बंद रहती थी, तो कहीं कहीं मैं फंस जाता था। शो करके लौटता था, बहुत कम रुपए मिलते थे। उसके बावजूद मैं इन लोगों को फ़ोन करता था, तो ये लोग ना फ्री में मुझे घर तक पहुंचा देते थे वहाँ से अपने ऑटो से। और एक बार ना मैंने कहा कि रुपए ले लो, तो वो लोग बोले क्या नहीं, जिस दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाना ना तो हमें एक बार 5 स्टार होटल में खाना खिला दो। तो मुझे याद है, अभी थोड़ा और बड़ा बनने दो, पैसे आए तो मैं सबको पक्का खिलाऊंगा, मुझे याद है। अरे अंगानी, अरे अंगानी। तो ये वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। मम्मी पापा चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो ऐसा तो मेरे घर वाले भी चाहते थे, लेकिन फिर इसने अपनी शक्ल दे ली। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी ना कि मुझे मेरे छोटे भाई से रुपए मांगने पड़े थे मुंबई का रूम रेंट चुकाने के लिए। तो मेरी मम्मी बहुत ये हुई थी कि कैसा काम कर रहे हो कि इसमें, और आर्टिस्ट की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी। हमारे पास कोई ये नहीं था। मेरा भाई इंजीनियर है, तो वो बहुत सपोर्टिव है। रोहन हमेशा से सपोर्ट करता है, और उसने मुझे उस वक्त रूम रेंट पे करने के लिए रुपए दिए थे। और मम्मी लोग का, घर वालों का ये कहना था कि अब ये सब छोड़ दो, अपना काम करो ये वो। लेकिन मेरे भाई ने घर वालों को समझाया कि आप टेंशन मत लो, अभी जितना मेरा 1 महीने का इनकम है ना, इनका 1 दिन का इनकम होगा, बस इन पे भरोसा रखो। तो थैंक यू रोहन एंड मम्मी पापा। मेरी बहन, छोटी बहन, जिसको डांट के मैं बोलता था मेरे वीडियो शूट करो। 7000 का मोबाइल था उस वक्त, उससे मैं वीडियो शूट कर रहा था। पानी से आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। राजनेता लोग खुद यहाँ कॉमेडी करते हैं। अब बिहार की राजनीति, हाँ सबसे पहले तो मेरे पास राज है हाँ। और मेरे अंदर नीति है। अच्छा, तो हम दोनों खुद राजनीति। तू करता है? हाँ, मैं करता हूँ, तभी तो तेरा नाम होता है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल, मेहनत तो ये करता ही है। मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा जो है रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोमियो बहुत साथ देता है। हाँ। अच्छा, तो रोमियो की कुछ शिकायत भी है क्या आपसे? एक शिकायत क्या है। रोमियो? हाँ, इससे मेरी एक शिकायत है। क्या शिकायत है? कभी कभी रात को 2 बजे उठा देता है, चल एक वीडियो बनाते हैं। इतना एनर्जी कहाँ से आता है? वो अचानक से याद आता है कि अरे ये कॉन्सेप्ट है, कल तक अगर नहीं डाला तो कोई और डाल देगा, ऐसा होता है। एक और शिकायत है। क्या शिकायत है? अभी बोलूंगा मैं, मौसम जी मेरे साथ है। हाँ। मौसम बदल मत जाना। नहीं बदलेगी वो। अभी बता तू क्या शिकायत है यार। ये इसने सही कहा, जैसे आजकल लोग ना बदल जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन मेरे भाई तू कभी नहीं बदला। थैंक यू यार। कल भी काला था, आज भी काला है। स्वागत है आपका वॉच न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मौसम झा, और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार से हैं और अपने मजेदार बातचीत से लोगों के दिल में राज करते हैं। और इनके साथ इनका अनोखा दोस्त, प्यारा दोस्त रोमियो भी है। तो स्वागत करते हैं राज, सोनी और उनके साथ ही रोमियो का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वॉच न्यूज को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, खास करके जितनी लड़कियां हमें देख रही हैं। उसका ठेका ले रखा है तूने? नहीं, मुझे बोलना पड़ता है ना। अच्छा, बोलना पड़ता है, ठीक है। मतलब नारी शक्ति को तू महान समझता है? यस, जैसे ये लड़की। हाँ। ये लड़की खूबसूरत है, हाँ। क्यूट है, हाँ। ऑसम है, हाँ।
इसीलिए तो इसका नाम मौसम है। बिल्कुल, तो स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे। और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बिहार से हैं, जी। तो बिहार के बारे में पहले बताइए और आप अपने बारे में बताइए कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आप पहुंचे। सबसे पहले तो बिहारी कहीं भी जाए उसके अंदर एक बिहारी जो इंसान होता है ना वो हमेशा रहता है। बिल्कुल। और मुझे मुंबई कई साल मैं रहा हूँ और वहाँ पर भी मैंने कई बार हमें ना थोड़ी सी उस दृष्टि से देखा जाता है कि ये कमज़ोर लोग ऐसे वाले, बट हम अपने दमखम से हर जगह जगह बनाते हैं। और सोशल मीडिया ने जो प्यार दिया, दुलार दिया, वो वजह है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया, आपने आमंत्रित किया। इस पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रोमियो मैं करता हूँ। जी, तो कॉमेडियन राज सोनी जो है, ये कॉमेडियन कैसे बने? सफर की शुरुआत कैसे हुई, जानना चाहेंगे। देखिए, स्कूल समय में जब टीचर्स डे हुआ करते थे या जी। फिर जब भी कोई एनुअल फंक्शन कुछ भी, तो उसमें मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री किया करता था। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। जैसे अमूमन मिमिक्री आर्टिस्ट ये वाला करते हैं, वो मैं भी किया करता था कि किसी समय अगर मुझे मौका मिला तो मैं नाना पाटेकर की आवाज़ निकाल रहा हूँ, वो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, तुमको गुलामी करने की आदत पड़ी है। तो इस तरह की आवाज़ें मैं क्या करता था। फिर लाइक जैसे शाहरुख खान साहब का एक अलग अंदाज होता है, वो कभी मुझे मौका मिला स्कूल में तो मैं कर रहा था कि अभी उनका एक फेमस डायलॉग है, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरे जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं बोलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। एक और हंसना। हाँ। ए सेनोरिटा, मुझे दो टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे दो टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वो जो मेरे पास जल्दी आ जाए और दूसरी वो जो आने में बहुत देर करे। पहले पूछ तो ले किसी से कोई होना चाहते हैं कि नहीं। इस तरह के कॉमेडी क्या करता था। बाद के दिनों में मेरी मुलाकात रोमियो से हुई, फिर वो जर्नी आगे बढ़ी। तो रोमियो से दोस्ती कैसे हो गई? एक शो आता था लाफ्टर चैलेंज, तो उसमें राजकुमार जावेकर साहब को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। वेंट्रोलोकिज्म करते, इस एक्ट को वेंट्रोलोकिज्म कहते हैं। जी। तो उसके बाद मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था इन चीज़ों से और मैंने सोचा। और कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को, अभी मैं आपके अंदर वहाँ बोर्ड में पढ़ रहा था, आपके ऑफिस में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हो तो वो आपके पास आ जाता है। तो बस वही बिलीव का ये नतीजा है कि रोमियो मेरे पास आया और बिहार से मैं पहला लड़का बना जिसने इस एक्ट को किया। अभी तो कई सारे मुझे देखकर कॉपी कर रहे हैं, बट इसके लिए मैंने और 2-3 पपेट ले लिया है। मेरी जूलियट भी है। हाँ जी। हाँ, जूलियट भी है। तो 2017 से प्रॉपर जो रोमियो के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई मुंबई से, वो रोमियो के साथ शुरू हुई। पहला स्टेज शो रोमियो के साथ कब और कहाँ? 2012 में मेरी पूर्णिया, मेरा जो होम टाउन है, वहाँ पर पूर्णिया स्थापना दिवस, जिला स्थापना दिवस था और पहली बार मैंने अपने पपेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो वहाँ के लोगों में भी एक्साइटमेंट था और अगले ही दिन पेपर में मेरा नाम आया, फोटो आए। तो वहाँ से जो है ना, फर्स्ट जो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो वो मेरे लिए बेस्ट था। और वहाँ से जो शुरुआत हुई मेरी, वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये अच्छा मतलब मेरा जो सोच रहा है या मैं जो इसकी शुरुआत मैंने की है, ये अच्छी जा सकती है। अच्छी जा सकती है, लोगों ने मोटिवेट किया। अच्छा, तो इंस्पिरेशंस ऐसे होते हैं, जी। तो कॉमेडी लाइन में ऐसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, जैसे मैं एक्टिंग के, अगर कॉमेडी एक्टिंग की बात करूं तो मुझे जॉनी लीवर साहब बहुत पसंद है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि लाफ्टर में, मतलब आपको स्टैंड अप कॉमेडियन में कौन है, तो मुझे राजू श्रीवास्तव सर ने बहुत प्रभावित किया और राजकुमार जावेकर सर ने। तो उनको देखकर मैंने किया। और एक मेरे गांव के, मैं अगर वो सुन रहे हो मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से या मेरी उन तक बात पहुंचे, तो मैं
आज भी उनसे कहना चाहता हूँ। उनका नाम शंभू है और वो ठेला चलाते थे, और जब कहीं कार्यक्रम होता था वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते थे। स्कूल में उनको बुलाया जाता था मिमिक्री के लिए, तो वहाँ डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, मैं सोचता था कब ये खत्म हो जो ये बंदा बोलना शुरू करे। तो शंभू जी को भी देखकर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। क्योंकि आप बिहार से हैं जी। और बिहार से निकलकर एक कॉमेडियन बनना, हम्म। सबसे पहले खुद में, और सबसे बड़ा सपोर्ट तो फैमिली होता है। तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया और स्टार्टिंग फेज में कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, अपने यहाँ मम्मी पापा चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो ऐसा तो मेरे घर वाले भी चाहते थे, लेकिन फिर इसने अपनी शक्ल देख ली, फिर क्या हुआ? फिर इसको पता चल गया इसको कॉमेडियन बनना है। चुप हो जाता। तो घर वालों का जब मैंने इस फील्ड को चुना ना, तो एकदम वो लोग परेशान हो गए, नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, स्टेज पे अच्छा सीधे बात शादी तक पहुंच जाती है, लड़की वाले को क्या बताएंगे कि क्या कर रहा है लड़का, स्टेज परफॉर्मेंस करता है, क्या करता है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो मैंने ना उनको समझाया काफ़ी कि अभी तक इसे कोई नहीं कर रहा है, मैं इसको कर रहा हूँ। तो मेरे पापा का बहुत प्रेशर, पढ़ाई करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं ना छुप छुप के शो के लिए जाता था, और अगर मैं 10 शो करता था ना तो उनको 2 ही बताता था कि सैटरडे संडे को मेरा शो था, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। और बिल्कुल उस वक्त तक तो पापा का साथ नहीं रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़े चर्चे होने लगे स्टेज के माध्यम से कि स्टेज पे वो लड़का बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो मेरे एक सर हैं कुमार सौंदर्य, राजू सर, उन्होंने मेरे पापा को समझाया कि बच्चे का इंटरेस्ट अगर इस चीज़ में है तो इसको करने दिया जाए। फिर केशव भैया है मेरे, मतलब इसी फील्ड के हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, विनय भैया हैं, इन लोगों ने मेरे पापा को कन्विंस किया। फिर भी वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने मुझे 2 साल का वक्त दिया, जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। उससे पहले तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहीं जाने दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला 2 साल का वक्त है तुम्हारे पास, तुम अगर अपने आप को साबित कर पाते हो तो ठीक है, वरना फिर जॉब की तैयारी करो और जॉब करो। तो मैं 2 साल मुंबई में रहा, और मतलब माँ सरस्वती की कृपा रही कि थोड़े ही टाइम में वीडियोस मेरे टिकटॉक पे अच्छे चल रहे थे, अच्छे चल गए उस वक्त। धारणा करके एक मेरी फ्रेंड है, कई फिल्मों में उसने काम किया है, उसने मुझे कहा, विनय है मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे फोर्स किया कि नहीं टिकटॉक पे वीडियो बनाओ। तो मुझे वो लिप सिंक वगैरह पसंद नहीं था, वो ऐसा ये मेरे से नहीं मेरे प्यारे प्यारे दो अखियां। ये टिकटॉक काफी देखती हैं आप। तो मुझे लगा कि मैं खुद की, तो उन्होंने कहा कि खुद की आवाज में बनाऊं ना फिर। तो फिर मैंने रोमियो के साथ बनाने वीडियोस शुरू किए, और बहुत अच्छा साथ मिला लोगों का। एक वीडियो जो मेरा काफी वायरल हुआ था रोमियो के साथ ही, रोमियो, और उस पर कई सारे सेलिब्रिटी ने, कई लोगों ने उस पर वीडियो बनाया था। मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। तो रोमियो किसी के ऊपर हंस रहा है, ठीक है, वो किसी को देखकर रोमियो क्या कर रहा है? अरे उसको देखकर मुझे हंसी आ रही है। रोमियो तुझे पता है किसी को देखकर ना किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर अब हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अरे अंगानी, अरे अंगानी। तो ये वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो अंबानी को देख के हंसना, Yes. अंबानी जैसा हो जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, एकेडमिक्स की बात करें तो वो आपकी कैसी रही है? इंटरेस्ट किस चीज में रहा है? मतलब अगर इस फील्ड में नहीं होते, सीधा सवाल, तो कहाँ होते आज? कहाँ होता? मैं अगर इस फील्ड में नहीं होता तो शायद 9 to 6 का वो होता है ना, कोई जॉब वहाँ कर रहा होता। हाँ। बट मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने काम से, कई लोग अपने काम से खुश नहीं होते, बट मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से कि आप देखो ना, अभी मेरे पास वक्त भी मिल जाता है घर वालों को देने के लिए। मैं वो अच्छे माता रानी की कृपा से अच्छे खासे रुपए भी आ जाते हैं, और फिर मुझे इतना वक्त भी नहीं देना पड़ता है। तो मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। और अच्छा हुआ एक कंपटीशन कम किया ना इसने, इसका मतलब किसी का तो जॉब हुआ होगा। हाँ यार, वो तो है। वैसे पढ़ने में इतना भी तेज नहीं था, तैयारी करता हूँ। अच्छा, जब टिकटॉक बना रहे थे आप, तो 17 से आपकी जर्नी शुरू हुई, जैसे कि आपने बताया। टिकटॉक तो 20 में बंद हो गया, 2020 में लॉकडाउन आया, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे भी आपको बहुत ज्यादा टाइम मिला होगा, और बहुत सारे लोग जो यहाँ से यहाँ बहुत आसानी से पहुंच गए, लेकिन गिर भी गए, क्योंकि लॉकडाउन में जो है
2020 में टिकटॉक बंद हो गया, उसके बाद क्या हुआ? यूनिक सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। मुझे लगता है कि इस सवाल से अभी तक मैं रूबरू नहीं हुआ था ठीक ढंग से। जैसा आपने कहा 17 से, बिल्कुल मैं आपको मैंने बताया 2017 से मैं रोमियो के साथ आया, बट जब टिकटॉक पे मैं वीडियो जब बंद हुआ टिकटॉक, उससे 1 साल पहले मैंने शुरू करा रोमियो उस पर वीडियो बनाना टिकटॉक पे। उससे पहले मैं टिकटॉक को इग्नोर किया करता था। तो जैसे मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हुए टिकटॉक पे, टिकटॉक बैन, मैं तो एकदम परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। फिर जितने चाहने वाले थे उन्होंने मैसेज करा कि आप इंस्टा पे आओ, यूट्यूब पे आओ। मैंने भी कुछ वीडियो बनाए और इंस्टा यूट्यूब पे कि मैं आ रहा हूँ उस पे। तो इंस्टा ने मुझे कभी भी प्रभावित नहीं किया, मतलब उस पे ज़्यादातर मैं देख रहा था, आई थिंक जब अभी जो मुझे याद है 15 सेकंड ही उस वक्त मिलता था, और रोमियो के साथ एक कॉमेडी करने में कम से कम मुझे 1 मिनट या 45 सेकंड कम से कम लगते थे, 30 सेकंड तक। तो 1-2 वीडियो तो मैंने डाले, अच्छे चले भी वो, 50,000 57,000 व्यू आए। लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ये हो गया कि अब क्या करूँ, अब तो मुझे लिपसिंग करना पड़ेगा और वो मैं कर नहीं सकता। तो बहुत दिन तक इंस्टा पे नहीं आया, यूट्यूब पे व्यू नहीं आ रहे थे, फेसबुक पे भी वही हाल था। लेकिन लॉकडाउन के समय में ना जो टिकटॉक तो एक तो बैन हुआ, उसने थोड़ा सा जख्म दिया ही था, लेकिन उस समय का यूटिलाइज मैंने किया। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मौसम जी कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी ना कि मुझे मेरे छोटे भाई से रुपए मांगने पड़े थे मुंबई का रूम रेंट चुकाने के लिए। तो मेरी मम्मी बहुत ये हुई थी कि कैसा काम कर रहे हो कि इसमें, और आर्टिस्ट की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी। हमारे पास कोई ये नहीं था। मेरा भाई इंजीनियर है, तो वो बहुत सपोर्टिव है, रोहन हमेशा से सपोर्ट करता है, और उसने मुझे उस वक्त रूम रेंट पे करने के लिए रुपए दिए थे। और मम्मी लोग का, घर वालों का ये कहना था कि अब ये सब छोड़ दो, अपना काम करो, ये वो। लेकिन मेरे भाई ने घर वालों को समझाया कि आप टेंशन मत लो, अभी जितना मेरा 1 महीने का इनकम है ना, इनका 1 दिन का इनकम होगा, बस इन पे भरोसा रखो। तो थैंक यू रोहन एंड मम्मी पापा। मेरी बहन, छोटी बहन, जिसको डांट के मैं बोलता था मेरे वीडियो शूट करो, 7,000 का मोबाइल था उस वक्त, उससे मैं वीडियो शूट कर रहा था। पानी से ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, थैंक यू। तो उसके बाद मैंने ना ये सब नहीं सोचा कि क्या मुझे पता नहीं क्या रिजल्ट होगा। मैंने वीडियो बनाने शुरू किए, और मेरे पापा ना भले ऊपर मुझे मना करते थे, लेकिन उनके अंदर ना एक आर्टिस्ट है। मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में ना दूर तक आर्टिस्ट बैकग्राउंड नहीं, कोई इस फील्ड में है, ना कोई सिंगिंग से रिलेशन है, किसी का कुछ नहीं है। मैं पता नहीं कैसे इस फील्ड में आ गया। तो मैंने ना कई वीडियोस में मेरे पापा हैं, मैंने पापा को लेकर वीडियो बनाया, और काफ़ी वायरल है वो वीडियो। तो टिकटॉक के बाद और जो लॉकडाउन के समय है, वो मैंने जो भी वीडियो बनाए लगभग वायरल हुए। फेसबुक पेज पे बहुत दिन के बाद यूट्यूब पे भी वीडियो चलने शुरू हुए, और फाइनली इंस्टाग्राम ने भी साथ दिया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से फेसबुक पे 1.4 मिलियन, इंस्टाग्राम पे 1.6 मिलियन, और यूट्यूब पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे। बहुत अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि बिहार के लोग बोलते हैं हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये हम तब कह सकते थे जब सोशल मीडिया नहीं आया था। मैं खुद मुंबई में जब रह रहा था, मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं जहाँ भी ऑडिशन होते थे मैं वहाँ जाता था, और वहाँ के लोग कहते थे नॉट फिट। हाँ, नॉट फिट बहुत झेला है मैंने, रिजेक्शन झेला, रिजेक्शन। हाँ। तो और ना वो जो स्ट्रगल है ना मुंबई का, एक तो आदत नहीं थी मुझे कभी भी कि इतनी भीड़ भाड़ का सामना करो। ऐसे शुरू के 4 दिन मैंने चौल में बिताए थे। मेरे बहुत ज़्यादा ऐसी कहानी नहीं रही कि मैं बहुत कम रुपए लेकर गया। मैंने जाने से पहले 2.5 लाख रुपए अपने शोज से जमा किए थे, और तब मैं मुंबई गया था। मुझे वहाँ राधा मौर्य मेरी दीदी हैं, उनका साथ मिला, संजय भाई हैं उनका, और वहाँ ना 2-4 रिक्शे वाले थे,
आज भी मुझे याद है। और मैं बिल्कुल आप लोग को बताता हूँ, मुझे आप याद हो छोटे मूछ वाले उनका नाम मैंने रखा था, एक का छोटे मूछ वाले, एक जेपी भैया थे और 2 लोग थे, मुझे चेहरे से सब याद हैं। और इन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला और इन लोगों ने पता नहीं मेरे अंदर क्या देखा। 4 दिन मैं इनके साथ रहा था और मैंने उनकी लाइफ देखी कि कितना स्ट्रगल तो वो लोग करते हैं, किस तरह से रह रहे हैं। और वो लोग ना मुझे कोई काम नहीं करने देते थे। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बट ऐसे माहौल में कभी नहीं रहा था कि लाइन में लग के बाथरूम जा रहे हो आप और एक साथ इतने लोग सो रहे हैं एक रूम में, ऐसा मैंने कभी झेला नहीं था। बट उन 4 दिनों में इन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और जब कभी उसके बाद मैंने पीजी में मैं रहा, जो मेरे पैसे थे मैंने बोला भाई ये तो मेरे ही लिए है ना, तो मैं पीजी में शिफ्ट हुआ। संजय भैया ने बहुत साथ दिया। इसके बाद मैं कभी कभी शो करके जब लौटता था तो रात को 1 से 3-4 बजे के बीच में ट्रेन बंद रहती थी, तो कहीं कहीं मैं फंस जाता था, शो करके लौटता था, बहुत कम रुपए मिलते थे। उसके बावजूद मैं इन लोगों को फ़ोन करता था तो ये लोग ना फ्री में मुझे घर तक पहुंचा देते थे वहाँ से अपने ऑटो से। और एक बार ना मैंने कहा कि रुपए ले लो, तो वो लोग बोले क्या नहीं, जिस दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाना ना तो हमें एक बार 5 स्टार होटल में खाना खिलाते। तो मुझे याद है, अभी थोड़ा और बड़ा बनने दो, पैसे आए तो मैं सबको पक्का खिलाऊंगा, मुझे याद है। बिहार में ऐसे भोज होता है वैसा वाला? हाँ, उनको 5 स्टार होटल, ताज होटल में खाने का, मुंबई के ताज में, मुंबई के ताज होटल में। हाँ, तो वो मुझे याद है, बट मैं कभी भूल नहीं सकता उनका साथ। फिर तो वो बहुत जल्द होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कितना अच्छा गलती है। अच्छा, फिर बिहार की बात करें तो आप तेज प्रताप यादव से भी मिले। हाँ, वो कैसा रहा मूवमेंट? क्या कुछ हुआ? क्या फनी मूवमेंट्स रहे, बताएं। देखिए, मुझे तो सबसे पहले ना मेल आया कि राजीव जी का। तो एक तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ कि वो मुझे क्यों मैसेज करेंगे। तो फिर उन्होंने लिखा कि मैं तेज प्रताप सर के टीम से बात कर रहा हूँ, राजीव, और सर आपसे बात करना चाहते हैं, भैया आपसे बात कर। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि वहाँ पे सर और ये रिलेशन नहीं, वहाँ भैया का रिलेशन है। तो वो अपने चाहने वालों को, अपने साथ वालों को इतना प्यार देते हैं। राजनीति से परे मैं अगर बोलूँ तो प्योर हार्ट के ऑनर है वो, बहुत लविंग पर्सन है। और सचमुच अगर कोई उनसे पर्सनली मिल लेना तो उनका हो जाएगा, उनका फैन हो जाएगा, वो इतने प्यारे हैं। तो मैं तेज प्रताप भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, राजीव जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने डायरेक्ट मुझे वीडियो कॉल पे मुझसे बात, अच्छा सबसे मजेदार बात, रात को 1 बजे कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल। मैं सोया हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई को बता रहा हूँ यार अभी कॉल आ रहा है वो राजीव जी का, इतनी रात को। तो वो बोल रहा है कि उठाइए ना। मैं बोला अरे यार गलती से लग गया होगा, रहने दो। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम नहीं उठाया, मुझे लगा इतनी रात को क्यों करेंगे वो। तो फिर सेकेंड टाइम फिर उनका वीडियो कॉल दिन में आया, तो मैंने रिसीव किया और सच मुझे यकीन हुआ कि अच्छा वो सच में थे। तो मैं इस बात के लिए, अच्छा बाद में मुझे राजीव जी से पता चला कि वो इतने जॉली मूड के इंसान है कि रात को ऐसे बैठे हैं, मजा आ गया, बोले राज को फोन लगाओ, तो इसलिए उन्होंने करा था। तो वैसे बात मेरे से करने के लिए उन्होंने फोन किया था। ओहो, राजीव जी थैंक यू, तेज प्रताप सर थैंक यू सो मच। अच्छा, बिहार की राजनीति और बिहार के लोगों की मजेदार किस्से, बातें, इसे अगर आप कॉमेडी लाइन में देखना चाहें तो कैसा उतर सकता? बिल्कुल, देखिए अभी बिहार में इतने क्रिएटर हैं और वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और अच्छे खासे व्यू पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी उस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम सब अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। हालांकि स्टेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी प्रस्तुति तो लोगों तक पहुँचाते ही हैं, लेकिन कॉमेडी के क्षेत्र में भी बिहार में एक ऐसा कुछ तो होना चाहिए जहाँ पर हम लोग को बुलाया जाए या हम लोग अपनी प्रस्तुति देने के लिए स्पेशली जाएं। जैसे मुंबई में, दिल्ली में कई जगह होते हैं कॉमेडी के जो शोज होते हैं, हब होते हैं, यस। तो उस तरह की चीज़ें, हालांकि राजनेता लोग खुद यहाँ कॉमेडी करते हैं। चुप हो जाते हैं। ओके। रोमियो तो कुछ हद तक बातें सही कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बिहार की राजनीति पे कुछ बातें करते हैं। हाँ। कैसा लगता है आपको बिहार की राजनीति? सबसे पहले अब बिहार की राजनीति, हाँ, सबसे पहले तो मेरे पास राज है, हाँ, और मेरे अंदर नीति है। अच्छा। तो हम दोनों खुद राजनीति करते हैं। अच्छा, वैसे यार बिहार की राजनीति के बारे में एक और बात जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम जो भी कलाकार है ना, वो किसी भी दल के नहीं, किसी एक खास दल के नहीं है।
तो हमें कई बार इस चीज का सामना भी करना पड़ता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे अमित शाह सर के मंच पे जाने का मौका मिला, तो वहां पर फिर मुझे ट्रोल कुछ लोगों ने किया कि ये तो बीजेपी वाला है, ये तो ये वाला है। फिर मैं तेज प्रताप सर से मिलता हूँ तो फिर नीचे आ रहे हैं, अरे ये तो आरजेडी वाला है। बट ये नहीं देख रहे कि वो कलाकार है, उसको वो लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आपके बिहार का लड़का है, उसको प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज को थोड़ा सा परे करके देखना चाहिए। कॉमेडी राजनीति से परे है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बिहार में चर्चा में बने हुए हैं अभी कुछ लोग राजनेता, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कौन कौन है? ये खसा के खाने की तरह। देखिए, क्योंकि बिहार से हैं आप, बिहार में तो नीतीश का बोलबाला है अभी, रेस में तेजस्वी यादव भी है। हाँ बिल्कुल, अभी तो हमारे पूर्णिया तरफ भी आए थे, जबरदस्त रैली और जबरदस्त जो है माहौल बना रखा है उन्होंने। इधर एक तरफ नीतीश कुमार, मुझे लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है। और जो भी आए एक विजन के साथ आ रहे हैं, सब लोग विजन के साथ आए। हमें बस बिहार को आगे बढ़ता हुआ देखना है। तो हम चाहते हैं कि जिन्हें भी सत्ता मिले, जिन्हें भी सीट मिले, हमारे बिहार को आगे बढ़ाएं। क्योंकि और ख़ास करके जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उन्हें प्राउड फील हो कि हम बिहार से हैं, उन्हें नीचा ना दिखाए। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मेरा, कॉमेडियन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हाँ, कॉमेडियन की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑडियंस होती है। क्योंकि अगर मैम ऑडियंस ने आपका साथ नहीं दिया ना, आप वहीं ब्लैंक हो जाओगे। एक दो मंच पे ऐसा हुआ है कि शुरू के कुछ मिनट ना लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, मतलब खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ऑडियंस है, और मैं उनका ऋणी हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हाँ कर ले, वो भी होगी तो उधर से ही आएगा चाटू। जब ये बदमाशी ऐसे बीच बीच में मस्करी करता रहता है। अच्छा, सबसे बड़ा डर क्या है आपके हिसाब से जब आप ऑडियंस के बीच में जाते हैं? ऑडियंस का रिएक्ट ना करना या फिर माइक का बंद हो जाना? नहीं, माइक का बंद होना डर नहीं होता है, ऑडियंस का रिएक्ट ना करना थोड़ा डर होता है। और एक किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे दिल्ली के एक बहुत बड़े मंच पे मौका मिला था। देश विदेश से वहाँ लोग आए हुए थे। उस आईआईटी का कुछ था जिसमें सारे एचआर एंड बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं वो लोग आए हुए थे। वहाँ पर मुझे बुलाया गया था आधे घंटे के परफॉर्मेंस के लिए। मैंने महंगे महंगे जोक बोले, रोमियो के पसीने छूट गए। लोग सिर्फ ऐसे और हमें आदत है एकदम जोर जोर से लाफ्टर सुनने की। रोमियो कह रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा नहीं हुआ क्या? अब हम दोनों परेशान ना। लास्ट में खूब तालियां बजी। हाँ, जब मैंने एंड करा मैं पूरा टेंशन में था। जो मेरे साथ बंदा रहता है जो जाता है वो कह रहा भैया अच्छा हुआ है, मैं ऑडियंस में था, अच्छा लोग हंसे। मैं बोला नहीं यार, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, ऑडियंस इतना कम रिएक्ट कर रही थी। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को हंसने में उनको लगता है मैं कैसे हंस सकता हूँ, ऐसा वाला लगता है। तो मुझे ना उस वक्त तक बिल्कुल फील नहीं हुआ। वो जो ऑर्गेनाइजर थे, जो जिन्होंने मुझे बुलाया था, वो मुझे कह रहे कि बहुत अच्छा रहा, सुपर, सम्मानित किया गया। वो काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट उन्होंने दिए, बट मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। हाँ, तब सेटिस्फाइड हुआ जब वो जिन्होंने मुझे बुलाया था, उस कंपनी के जो ऑर्गेनाइजर मेन जो लीड कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला सर मज़ा आ गया, मेरी जितनी ऑडियंस थी उन्होंने बहुत आपसे प्रभावित हुई और ये 5000 एक्स्ट्रा हमारी ओर से। तब मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हंसते नहीं है बट वो ये जताते हैं कि आपने अच्छा करा है। अभी तक की सबसे बड़ी लाइफ लेसन क्या रहेगी जिससे आपको सीख मिली हो और उसको आप फिर अपने अगले परफॉर्मेंस में अप्लाई किया? जैसे मैंने एक चीज नोटिस की, आप स्क्रिप्ट पूरा रेडी करके मत जाओ। स्क्रिप्ट पे अगर आप शो करोगे ना तो वो अक्सर फ्लॉप होने के चांसेस हैं और कई बार लोग नहीं सुनते हैं। रोमियो के साथ तो हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जब रोमियो मेरे साथ रहा है तो माता रानी की कृपा से लगभग कभी भी ऐसा मुझे याद है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ऑडियंस ने पसंद नहीं किया हो। सिंगल मैं 2 एंट्री करता हूँ अक्सर। मैं सिंगल जाता हूँ, देन सेकंड रोमियो के साथ जाता हूँ। तो मेरा जो वो है ना, स्क्रिप्ट अगर आप सुना रहे हो ना, ऑडियंस मजे नहीं ले रही है, लेकिन अगर वहाँ कुछ हरकतें हो रही है, उसको आपने ऑब्जर्व करा और उसके अनुसार आपने कुछ बोला,
तब लोगों का वो फीडबैक मिलता है। तो ये मेरे लिए लेसन रहा कि जब भी जाओ तो थोड़ा स्क्रिप्ट अपना रेडी रखो, बट सामने बैठी ऑडियंस को भी टारगेट करो, उनको ऐसा नहीं कि उनको बुरा भी नहीं लगे। हाँ, अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कहीं रोमियो को बुरा नहीं लग रहा हो कि रोमियो से तो बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ आपसे बातें हो रही हैं, तो रोमियो से भी कुछ बातें कर लिया जाए क्या? अब याद आई मेरी। अच्छा सुन ना। नहीं अरे सुन ना। अच्छा, आपसे एक सवाल है रोमियो। बोलिए। ऑडियंस को हंसाने में ज्यादा मेहनत कौन करता है, आप करते हैं या फिर राज जी करते हैं? इसका हाथ ए स्मार्ट ऑडियंस समझ गई होगी। हाँ चुप रहे। तो हम दोनों में से ज्यादा मेहनत कौन करता है बता अभी। पकड़ दो। हाँ बोलना यार। मैं तू करता है? हाँ मैं करता हूँ तभी तो तेरा नाम होता है। अच्छा, बिल्कुल मेहनत तो ये करता ही है। मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा जो है रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोमियो बहुत साथ देता है। हाँ अच्छा, तो रोमियो की कुछ शिकायत भी है क्या आपसे? एक शिकायत क्या है। रोमियो? हाँ इससे मेरी एक शिकायत है। क्या शिकायत है? कभी कभी रात को 2 बजे उठा देता है। चल एक वीडियो बनाते हैं। इतना एनर्जी कहाँ से आता है? अचानक से याद आता है कि अरे ये कॉन्सेप्ट है, कल तक अगर नहीं डाला तो कोई और डाल देगा, ऐसा होता है। एक और शिकायत है। क्या शिकायत है? अभी बोलूंगा मैं। मौसम जी मेरे साथ है। हाँ मौसम बदल मत जाना। नहीं बदलेगी वो। अभी अभी बता तू क्या शिकायत है यार। ये इसने सही कहा। जैसे आजकल लोग ना बदल जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन मेरे भाई तू कभी नहीं बदला। थैंक यू यार। कल भी काला था, आज भी काला है। कितना अच्छा हंसती है। हाँ मैं तो आपकी झील सी आंखों में डूब जाता हाँ। अगर बीच में आपका चश्मा ना आता। शिकायत बता शिकायत। हाँ हाँ शिकायत क्या तेरी मेरे साथ? मुझे इससे एक शिकायत है। हाँ जब भी कार्यक्रम खत्म होगा ना तो लड़कियां मुझसे मिलने आती हैं। हाँ। ये कहेगा दूर से दूर से दूर से। इसको टच मत कीजिए, इसको टच मत कीजिए। अरे यार तो तेरे को जलन होती? मेरे को क्यों जलन होगी यार? नहीं तेरे को जलन होती है नहीं। तो टच क्यों नहीं करने देता उनको? देख क्या है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि कई शोज में हम गए हैं और कई हीरोइन ने इसको पकड़ के ना मतलब किस कर लिया है। इसको जलन होती है। नहीं तू गंदा हो जाता है ना। हाँ इसके मुंह को टच कर लेना ये वो, तो मैं ना कितना भी समझाता हूं, अब इसको मैं धो नहीं सकता तो वो परेशानी हो जाती है। देख रहा तू कहाँ कहाँ सबने हाथ लगाया है, सब जगह दाग है। कुछ दाग अच्छे होते हैं। तो यही शिकायत है। अच्छा रोमियो, राज के बारे में कोई राज की बात बताओ। बता दो। यार मेरा क्या राज है? मैं तेरा हाँ मेरा तो कोई राज ऐसा है नहीं। ये ना हाँ कभी कभी हाँ। रात को मास्क लगा के बाइक लेके निकल जाता है टहलने। चुप रहे यार। सुन लो, ये रात को बाइक लेके निकलता है मास्क लगा के घूमने। तो जिसको देखना हो इसको रात को पकड़ो। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं लग रहा होता है या आप कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो कई बार ना मेरे ज्यादातर कॉन्सेप्ट कब बनते हैं जब मैं राइड कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बट मैं ऐसे समय पे निकलता हूँ जब भीड़ कम हो या रोड खाली हो, तो उस वक्त निकलता हूँ और उससे ज्यादा आइडिया आते हैं बाथरूम में। ये सही है, जिसने भी कहा है ना बिल्कुल सही कहा है कि उसमें भी जो है आइडियाज मिलते हैं। अच्छा एक मैं अपने मैंने जो तैयार करा है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि इस फील्ड को आपने चुना और मेहनत आप करते हो, लेकिन कई लोग आपका मजाक बनाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि क्या करेगा वो, यही सब कर रहा है, जाके बंदर ले लिया है, मदारी बन गया है, ऐसा कुछ कई लोगों ने कहा। लेकिन ज़्यादातर ऑडियंस ना मेरे फेवर में रही, मेरे घर वाले ही मेरे अगेंस्ट थे, ज़्यादातर लोग उन्हें समझाने में थे। और जो लोग भी आपसे दूरी बना के रखते हैं या मतलब आपको नाकारा समझते हैं, रिलेशन में कई ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए मैंने एक शायरी उन लोगों के लिए की है जो नया कुछ करना चाहते हैं और मेहनत पे जिनको भरोसा है। जी, जो मेहनत का रास्ता अपनाता है सफलता की ओर खुद बढ़ता चला जाता है। जो मेहनत का रास्ता अपनाता है सफलता की ओर खुद बढ़ता चला जाता है। जब तक असफल रहोगे तो लोग मजाक बनाएंगे,
और जिस दिन सफल हो गए वही लोग आपके संघर्ष की कहानी बताएंगे। बहुत वही लोग। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने लोगों को, हमारे दर्शकों को इन्फ्लुएंस भी किया और कुछ मजेदार कुछ बातें भी बता दीजिए जिससे लास्ट में लोग हंसते हुए जाएं। हाँ, मैं आप लोगों से खास करके युवा दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। देखिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको खाना चाहिए गुटखा। गुटखा नहीं खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए। सॉरी सेव खाइए। हाँ, और खास करके महिलाएं अगर आप फिट रहना चाहती हैं तो पीजिए दारू। दारू नहीं खाना चाहिए यार, जूस। जूस पीजिए। देखिए, कहते हैं साहब कि जो लोग नशा करते हैं ना, जो लोग नशा करते हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। जो लोग नशा करते हैं वो बूढ़े नहीं होते। तो फिर जवानी नहीं जवानी में अटैक कर जाते हैं। तो मैं हमारे युवा दोस्तों से या जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं दो बातें हर मंच से कहता हूं और आपके इस प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहता हूं कि प्लीज नशा से दूर रहें, और दूसरा अश्लील गानों को थोड़ा सा अवॉइड करें अपने क्षेत्र में और अपने घर परिवार में। इस गानों को, जो हिंदी के हों, भोजपुरी के हों, किसी भी भाषा के हों, अश्लील अगर बज रहा है तो उसके विरोध में आवाज उठाएं। थैंक यू। हंसते रहें और हाँ, हंसाते रहें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसाते रहें और मौसम जी के साथ पॉडकास्ट देखते रहें। और वॉच न्यूज के दर्शकों को भी कह दीजिए कि वॉच न्यूज देखते रहें। यस, जो लोग हमें देख रहे हैं वॉच न्यूज के, हाँ, वॉच न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते रहते हैं। यस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्पेशली गर्ल्स। बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का।